Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फर्स्ट ईयर आप लोगों के में जो भी टॉपिक स्टार्ट हुआ है दैट इज अ प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ के बारे में हम लोगों ने क्या क्या चीज स्टडी कर ली अब तक। एक तो उनके लक्षण और उसमें कौन कौन से उनको सब फाइलम में हमने डिवाइड किया था। आज हम उसके आगे की स्टडी करेंगे कि हमने अब उन सब फाइलम्स को कितनी सुपर क्लासेस में या फिर कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है। तो चलें वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज, अगर आप लोगों को याद हो तो कल मैंने सब क्लासेस में कौन कौन से डिवाइड किया था। सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा एंड सिलियोफोरा। ठीक है, तो अब से पहले हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है आपका सार्कोमेस्टिगोफोरा। सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा को हम डिवाइड करते हैं 3 सुपर क्लासेस में। मेस्टिगोफोरा, ओपेलाइनेटा एंड सार्कोडिना। ठीक है, तो पहली बात तो ये है फर्स्ट ईयर कि अब आप इस टाइप के नाम जो हैं उसको देखने की थोड़ी सी हैबिट डाल लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, अपनी जो हमारा फर्स्ट सुपर फाइलम था सार्कोमेस्टिगोफोरा, तो सार्कोमेस्टिगोफोरा को हम डिवाइड करते हैं 3 सुपर क्लासेस में, मतलब 3 अधिवर्गों में। ठीक है, और अधिवर्ग कौन कौन से हैं, मेस्टिगोफोरा, ओपेलाइनेटा एंड सार्कोडिना। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। होप सो आप लोगों को कल का समझ में आया होगा भाई। देखें, सबसे पहले हम बात करें अगर उनके गमनांगों के बारे में कि वो कौन से लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसकी मदद से मेस्टिगोफोरा के सदस्य जो हैं वो गमन करते हैं। तो मेस्टिगोफोरा के सदस्य हमेशा किसके द्वारा गमन करेंगे, फ्लैजिला के द्वारा। देखिए क्लास, मैं मोस्टली आपको फ्लैजिला, सीलिया यही शब्द लिखने वाली हूँ। ये आपको कशाप, पक्षमाप ये टर्म आपको नहीं सुनने में आएंगे। ठीक है, वरना फिर वो सीलिया फ्लैजिला में कंफ्यूजन होता है ना बाद में, इसीलिए। तो मेस्टिगोफोरा के सदस्य हैं वो, उनके गमनांग क्या होते हैं भाई, कशाप मतलब फ्लैजिला। वहीं ओपेलाइनेटा के सीलिया और फ्लैजिला दोनों पाए जाते हैं, और सार्कोडिना में सिर्फ और सिर्फ स्यूडोपोडिया। एक बात बताएं, सार्कोडिना के नाम पर आपको सबसे पहले क्या नाम याद आता है, सार्कोडिना के नाम पर हमें सबसे पहले नाम आता है अमीबा, है ना। अमीबा को तो सब जानते हैं भाई, है ना। तो सार्कोडिना में अब आपको जितने भी आपको कैरेक्टर दिखाई देंगे वो अधिकतर अमीबा से रिलेटेड ही होंगे, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है, देखिए भाई आपको पता है अमीबा में कौन सा होता है, स्यूडोपोडिया बनते हैं, है ना। तो कूट गमन होता है उनमें, इसीलिए जरा सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्लास। मेस्टिगोफोरा में और उन सब में क्या हुआ है भाई,
अब इनका जीवन जो है, मैस्टिकोफोरा के जो एनिमल्स होते हैं उनका जीवन कैसा होता है? मुक्त जीवी। मुक्त जीवी मतलब कि वो फ्री लिविंग होते हैं, वो किसी भी ना तो परजीवी के फॉर्म में रहेंगे और ना ही वो किसी सहजीवी की तरह से व्यतीत करते हैं अपना जीवन। वो जैसे पैरामीशियम वगैरह होते हैं ना मुक्त जीवी, वो मतलब हेट्रोट्रोफिक होते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, कॉलोनी वगैरह कुछ नहीं बनाते हैं वो। तो एक तो मुक्त जीवी, और कुछ एनिमल्स मैस्टिकोफोरा में ऐसे होते हैं जो एक परजीवी की तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं ओपेलाइनाटा के जो होते हैं एनिमल्स, वो सहभोजी की तरह रहते हैं। सहभोजी मतलब किसी के शरीर में एक परजीवी के फॉर्म में रहना और उनको थोड़ा हानि पहुंचाते हैं जो, है ना। तो सहभोजी में क्या होगा? सहभोजी कहाँ रहेंगे? ये जनरली आंत में रहते हैं, ठीक है। सार्कोडेना के सदस्य हैं, वो कैसे होंगे? मुक्त जीवी होंगे, और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं। हाँ भाई, अब हम बात करें जरा इनमें पाए जाने वाले प्रजनन के बारे में। तो मैस्टिकोफोरा के जो सदस्य होते हैं वो कैसे करते हैं? द्विविभाजन। भाई द्विविभाजन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था डायग्राम के थ्रू, है ना। अगर आप लोगों को याद हो कि प्रजनन में कैसा होगा, द्विविभाजन। इसमें होता है संलयन, है ना, सिंगेमी। सिंगेमी में बताया था ना कि दो अलग अलग कोशिकाएं होती हैं और वो एक कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार का वो जो होता है प्रजनन, वो क्या कहलाया जाता है? संलयन, सिंगेमी। वहीं अगर हम बात करें सार्कोडेना में, तो सार्कोडेना में किस प्रकार का होता है प्रजनन? द्विविभाजन या फिर बहुविभाजन। द्वि में मतलब सिर्फ दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और बहुविभाजन में दो से ज्यादा पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। देखिए जरा, अगर हम इन्हें भोजन के आधार पर इन्हें हम डिवाइड करते हैं, तो इसके मैस्टिकोफोरा के कुछ सदस्य कैसे होते हैं? जो स्वयंपोषी मतलब ऑट्रोट्रॉफ। भाई दो ही तो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ऑट्रोट्रॉफ मतलब जो खाना स्वयं बनाते हैं जैसे पेड़ पौधे, और एक हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें मैस्टिकोफोरा के सदस्य जो होंगे वो कैसे होते हैं? अपना खाना स्वयं भी बना लेते हैं, जैसे युगलिना। युगलिना आ सकता है ना इसमें। और कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो कैसे होंगे? विषमपोषी, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ओपेलाइनाटा में और सार्कोडिना में, भाई ओपेलाइनाटा और सार्कोडिना हो चाहे कोई भी सदस्यफल क्लासेस हो, कोई भी, भाई मैं बता रही हूँ प्रोटोजोअम में कोई भी, उसमें हमेशा क्या से मिलेंगे आपको? विषमपोषी है। क्यों? क्योंकि हमने मैस्टिकोफोरा में ऑलरेडी स्वयंपोषी लिख दिया है। स्वयंपोषी प्रोटोजोआ में सिर्फ एक ही सदस्य होगा, वो होगा युगलिना, क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं? प्लास्टिड वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि बताया था युगलिना जो है वो पादप और जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है, इसीलिए तो पादप में से उसको क्या भाई कैरेक्टर मिला है, क्या लक्षण होता है पादपों के जैसा, कि वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं जैसे कि पादप बनाते थे, ठीक है ना। बस वही चीज है कि स्वयंपोषी होंगे इसके मैस्टिकोफोरा के, और विषमपोषी। बाकी सभी कैसे होंगे? विषमपोषीय होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ भाई, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मैस्टिकोफोरा के सदस्य में कौन से आ सकते हैं? युगलिना। भाई युगलिना में स्वयंपोषी होती है, युगलिना होती है, मुक्त जीवी भी होती है, और साथ में उसमें कशाप फ्लैजिला पाए जाते हैं, है ना।
अब हम बात करें वॉलवॉक्स की, तो यस वॉलवॉक्स बताया था ना, वॉलवॉक्स कैसा होता है, इस प्रकार से गोल संरचना लिए होता है, ठीक है। वॉलवॉक्स कैसा होगा आपका, विषम कोशीय होता है, परजीवी की तरीके से रहते हैं वो सब, है ना। वहीं अगर हम बात करें अपने सुपर क्लासेस ओपेलाइनिटी की, तो उसका एग्जाम्पल है प्रोटो ओपलाइना। ये प्रोटो ओपलाइना जो होता है उसी के आधार पर, उसी के नाम की वजह से हमने इसको क्या रखा है नाम, ओपेलाइनिटा, ठीक है। अब सार्कोडेना, सार्कोडेना में पहले ही बता दिया था, इसमें कौन सा जंतु आता है, अमीबा। अमीबा में आप देख सकते हैं मुक्त जीवी भी होते हैं, स्यूडोपोडिया भी पाए जाते हैं, और कुछ जंतु परजीवी होते हैं, है ना। परजीवी के लिए हम कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं हमेशा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका भी तो एक तरीके से अमीबा का ही एक पार्ट होता है ना भाई। तो चले, समझ में आया भाई, फर्स्ट ईयर समझ में आया सभी को, ये मैस्टिकोफोरा और सब में ये डिफरेंसेस। फर्स्ट ईयर, गुड मॉर्निंग वाला कुछ लिखा बताएं। अरे ये अभिषेक क्या लिख रहे हो बेटा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा सा उसमें लिखे, शायद हिंदी में लिख रहे हैं आई थिंक, गॉड नोज क्या लिख रहे हैं। बाकी सब बताएं भाई, समझ में आया आप लोगों को, तो मैं ये रफ कर दूं फिर, आ गया, गुड। चलें फिर, अब हम करते हैं काम, हमारा ये जो सुपर क्लासेस है मैस्टिकोफोरा, अब हम इसके आगे की बात कर लेते हैं जरा, ठीक है। लास्ट में क्लास इसका हम एक डायग्राम बनवाएंगे, ठीक है। डायग्राम इन द सेंस मतलब पूरा एक चार्ट बनेगा इसमें। मैस्टिकोफोरा, मैस्टिकोफोरा को हम डिवाइड करते हैं दो क्लासेस में। फर्स्ट इज फाइटोमैस्टिकोफोरा, सेकंड इज ज़ूमेस्टिकोफोरा, ठीक है। अब फाइटोमैस्टिकोफोरा नाम से ही पता चल रहा है, फाइटो मीन क्या होगा, देखिए मैस्टिकोफोरा तो पूरा एज इट इज है ही, मैंने इसको दो पार्ट्स में आपको समझाने के लिए बताया, दिस इज अ फाइटो एंड दिस इज अ जू, नाम से पता चल रहा है। इसमें कैरेक्टर्स कैसे होंगे, लाइक अ प्लांट, मतलब एक पादप के जैसे इसमें कुछ वो पाए जाएंगे, है ना। तो इनमें जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ये तो स्वयंपोषी होते हैं, अधिकतर जंतु से कैसे होते हैं, स्वयंपोषी होंगे, और जबकि ये कैसे होते हैं ज़ूमेस्टिकोफोरा, ये इसके सारे सदस्य विषमपोषीय होते हैं। इनमें क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, ज़ूमेस्टिकोफोरा में क्रोमोप्लास्ट नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इस चीज के आधार पर इसको हम बाकी सब में भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। फाइटोमैस्टिकोफोरा में आते हैं आपके हाँ भाई, फाइटोमैस्टिकोफोरा में क्या आता है, यूग्लिना, और ज़ूमेस्टिकोफोरा में आता है जियार्डिया। जियार्डिया का डायग्राम तो आप लोगों ने 12th में वैसे भी बनाया ही होगा, है ना। तो चलें फिर आगे बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट जो हमने बताई थी सुपर क्लास, दैट इज अ ओपेलाइनिटा, है ना। तो वो ये कहां से आ गया भैया का,
इसका एक डायग्राम देखें क्लास जरा आप। हाँ भाई, इसे हम आगे किसी और क्लासेस में डिवाइड नहीं करते ओपेलाइन एटा को, ठीक है। ये मैंने बनाया है आपका ओपेलाइन एटा, ये बताया था ना। ओपेलाइना बनाया है। इस पर क्या पाए जाते हैं भाई? एक तो इस पर सीलिया प्रेजेंट रहते हैं और साथ में इसमें एक से ज्यादा केंद्रक, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसको हम आगे किसी भी सुपर क्लासेस वगैरह में डिवाइड नहीं करते, मतलब सुपर क्लास तो एक खुद है और किसी क्लासेस में डिवाइड इसे हम नहीं करते। इसीलिए अब हम नेक्स्ट सार्कोडेना की बात कर लेते हैं, जो इसका थर्ड था। भाई सुपर क्लास 3 ही तो थे, सार्कोमेस्टिगोफोरा है ना। सार्कोमेस्टिगोफोरा को 3 ही में तो पार्ट में डिवाइड किया गया था, मेस्टिगोफोरा आपका, ओपेलाइनेटा एंड सार्कोडेना। तो अब हम बात करते हैं आपके सार्कोडेना की। हाँ भाई, सार्कोडेना को हम डिवाइड करते हैं 3 वर्गों में, ठीक है। कौन कौन से हैं? राइजोपोडिया, पायरोप्लाज्मिया एंड एक्टिनोपोडिया। अब इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं क्लास, जरा बात कर लेते हैं। हाँ भाई, पहले हम बात करते हैं सार्कोडेना की। सार्कोडेना का मेजर जो सबसे बड़ा कैरेक्टर था वो क्या था? इनमें क्या पाए जाते थे? कूटपाद, है ना। स्यूडोपोडिया तो बताया था। तो स्यूडोपोडिया वाला जो आपका ये है सुपर क्लास सार्कोडेना, इसे हम डिवाइड करते हैं 3 क्लासेस में। कौन से होंगे वो? राइजोपोडिया, पायरोप्लाज्मिया एंड एक्टिनोपोडिया। अब इसको भाई जाहिर सी बात है, इनमें कूटपाद होते हैं तो किसी किसी में तो कूटपाद पाए जाएंगे और किसी किसी में नहीं भी। तो इसीलिए राइजोपोडिया जो है उसमें कैसे होते हैं? जालिकापाद, क्योंकि कूटपाद भी बहुत तरीके तरीके के होते हैं। जैसे किसी किसी में तो अमीबा के जैसे पाया जाता है, लाइक दिस, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लोबोपोडिया। क्या बोलते हैं उसे हम? लोबोपोडिया। किसी किसी में पाया जाता है, ये कुछ इस टाइप से बताते हैं। उसमें इतने सारे कूटपाद निकले होते हैं कि वो एक दूसरे से जुड़कर कुछ इस टाइप से, जो ब्रांचेस होती है ना, शाखाएं, इतनी शाखाएं निकल जाती हैं कि वो एक दूसरे से इस तरह से एक जाल जैसी रूप बना लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं जालिका पाद,
ठीक है, क्या बना लेती हैं, ये एक जाल जैसी संरचना बना लेती है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, जालिका पात बोलते हैं। ये सिर्फ गमन में हेल्प नहीं करती है, ये कभी कभी जो इनका शिकार होता है उसको, मतलब उनका भोजन होता है उसको पकड़ने का भी ये काम करती है। इसमें उनके भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो आके अटक जाते हैं, जिनको वो इजीली बाद में ग्रैब करते हैं। पायरोप्लाज्मिया, उसमें कूटपाद नहीं पाए जाते भाई। एक्टिनोपोडिया में यस, उनमें कूटपाद पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपके राइजोपोडिया में, तो यस, उनके जो कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो कैसे होंगे, कुछ तो कवच विहीन, उसमें किसी प्रकार का कवच नहीं होता, और कुछ सदस्यों में यस, उनके ऊपर कवच भी पाए जाएंगे। कवच समझते हैं ना, भी कवच बता देंगे वैसे तो। कवच होते हैं किसी किसी में, जैसे अभी बताते हैं आप लोगों को। हाँ भाई, हम बात कर रहे थे आपके कवच के बारे में। तो कुछ रेडियोलेरियन होते हैं जंतु, कैसे होते हैं, रेडियोलेरियन, यहां समझिएगा। जो रेडियोलेरियन होते हैं जंतु कुछ, उनके ऊपर कवच पाया जाता है। वो कवच होता है कुछ इस टाइप से छिद्र युक्त होता है, ठीक है। ये इस हद तक छिद्र युक्त होता है कि इनके अंदर से इस तरह से कुछ किरणों के जैसी कूटपाद निकले रहते हैं इन छिद्रों में से, ठीक है। ये कवच होते हैं इनके ऊपर, ये कवच बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। ये जो एनिमल होते हैं ना, ठीक है, रेडियोलेरियन, ये इतने सुंदर होते हैं कि ये रात को चमकते हैं। ये ल्यूमिनस टाइप के एनिमल होते हैं, चमकने वाले जंतु जो होते हैं ना, ये उस टाइप के होते हैं। उनके ऊपर एक कवच पाया जाता है जिस पर ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनमें से ये कूटपाद निकले हुए हैं, ये किरण के समान। जब इनकी डेथ होती है तब ये क्या करते हैं, जो महासागर होते हैं ना, महासागर मतलब ओशियन जिन्हें हम बोलते हैं, है ना, तो ओशियन में जाकर ये तलहटी में या मरने के बाद इनके जो कवच हैं यहाँ पे नीचे जम जाते हैं बुरी तरह से। क्या करते हैं, यहाँ पे ये जम जाते हैं, और इस जमे हुई चीज को बोलते हैं हम ओशियन ऊज। क्या बोलते हैं उसे हम, ओशियन ऊज। ये ओशियन ऊज है ना, बहुत सुंदर भी होती है, इससे बहुत सारी सुंदर चीजें ही बनती हैं। साथ में ये काम आता है मेटल को पॉलिश करने में, जो मेटल्स होती हैं धातुएं, उनको पॉलिश करने का काम आता है। और इससे जनरली ट्रिपोली पत्थर, एक पत्थर का टाइप होता है ट्रिपोली जिसे हम बोलते हैं, है ना, तो ट्रिपोली पत्थर बनते हैं जनरली इससे, ओशियन ऊज से, है ना। इसलिए ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि भाई प्रोटोजोआ के सदस्य हैं फिर कैसे कवच पाया जाएगा, तो नहीं, कवच भी पाया जाता है, मगर वो कवच किस बेसिस पर होते हैं ये आपको बता दिए, ठीक है। कुछ जंतु पायरोप्लाज्मिया में कैसे होंगे, परजीवी, और एक्टिनोपोडिया में कैसे होते हैं, उनमें कंकाल युक्त। ये बताया ना कवच, है ना, तो वो कवच जो है वो एक तरीके से उनका बाह्य कंकाल ही तो बनाएंगे, तो बाह्य कंकाल को ही हम क्या बोलते हैं, कंकाल युक्त, ठीक है। और इसीलिए मैंने बताया था रेडियोलेरियन, तो वो इसी में आते हैं एक्टिनोपोडिया में, ठीक है। जो रेडियोलेरिया है इसी का एक गढ़ होता है। ये तो क्लास है ना। आपकी सार्कोडिना सुपर क्लास थी, सुपर क्लास को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, ठीक है। अब ये क्लासेस किस में जाती हैं, आगे ऑर्डर में जाती हैं, है ना। तो ये गढ़ जो है एक्टिनोपोडिया का ही गढ़ होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियोलेरिया, और उसके जंतुओं को रेडियोलेरियन बोलते हैं। तो इसीलिए क्लियर है ये सभी को। चले आगे देखते हैं फिर। देखें, राइजोपोडिया में क्या आते हैं आपके, अमीबा, ठीक है। पायरोप्लाज्मिया में बेबीसिया नाम का एक जंतु आता है, ठीक। वहीं एक्टिनोपोडिया में अभी बताया था ना रेडियोलेरिया, तो उसी में आते हैं रेडियोलेरियन जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुई ये सार्कोडिना फर्स्ट ईयर,
सार्कोडेना सुपर क्लास क्लियर हुई आप लोगों को? मैम देखें जरा किसी का कोई वो आता है क्या? फर्स्ट ईयर मुझे यस नो में जवाब दिया करें। ओके गुड, चलें फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने संघ प्रोटोजोआ को किसमें डिवाइड किया था? 4 सब फाइलम में, है ना। अब 4 सब फाइलम में से हमने एक सब फाइलम तो स्टडी कर लिया, यहाँ तक आपका एक सब फाइलम तो खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे सब फाइलम की, जिसका नाम है स्पोरोजोआ, है ना। स्पोरोजोआ बताया था ना स्टार्टिंग में। अच्छा, स्पोरोजोआ में क्लास पहली बात नाम से ही पता चल रहा है स्पोर बनते हैं, है ना। स्पोर से मतलब है ना स्पोर बनते हैं, लेकिन इसके कुछ जंतु ऐसे भी होंगे, भी आप आगे देखेंगे कि उनमें स्पोर नहीं बनेगा। आगे जब इसको हम किसमें डिवाइड करेंगे, आज क्लासेस में डिवाइड करते हैं, तब उसमें एक तक ऐसी होगी जिसमें स्पोर नहीं बनते हैं। तो चलें डिवाइड कर लेते हैं हम। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा क्लास। आप ये सोच रहे हैं जस्ट हम टाइम पास कर रहे हैं, तो गलत है। ये सब चीजें आपने उसमें है, आपको याद करनी पड़ेगी। देखें, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई स्पोरोजोआ है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। तो हमने जो हमारा सब फाइलम है, मतलब सब फाइलम स्पोरोजोआ, तो स्पोरोजोआ को हमने 3 क्लासेस में। अच्छा पहले फर्स्ट ईयर एक बात बताएं, इंग्लिश में परेशानी तो नहीं आ रही है ये सब फाइलम? हाँ, या इसको अधिसंघ वगैरह कुछ लिखना है, उपसंघ सॉरी, हाँ उपसंघ वगैरह लिखना है, या फिर ये इस तरह से सब फाइलम तो समझ में आता ही होगा भाई, अब तक 12th पास आउट है आफ्टर ऑल आप लोग। हाँ, क्योंकि मुझे आप लोगों का पता नहीं ना, आप लोग कितना आप समझते हैं इंग्लिश। मैम थोड़ा सा साइड से। ओहो अभिषेक, मुझे नहीं समझ में आ रहा बेटा, आप लोग आप क्या लिख रहे हो, सीरियसली नहीं समझ आ रहा। आपके में बॉक्सेस आ रहे हैं, या तो आप हिंदी में लिख रहे हैं या आपका कोई फॉन्ट ऐसा है जो यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल भी। अपना फॉन्ट वही करें पहले वाला जो था, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है यहाँ हमारा। हाँ भाई फर्स्ट ईयर, इसीलिए मैं जो टफ वर्ड्स होते हैं उन्हें मैं हिंदी में ही लिखती हूँ, ठीक है। जैसे टीलोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया एंड हैप्लोस्पोरिया। अच्छा, स्पोरोजोआ का जो मेजर सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है, लक्षण है, वो होता है इसमें स्पोर होते हैं, है ना, स्पोर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपकी ही सहूलियत के लिए बता रहे हैं, स्पोर स्पोर इसमें नहीं है, स्पोर नहीं है ना। तो बस इसी चीज को याद रखते हुए आप लिख सकते हैं ठीक है। जो टीलोस्पोरिया है उसमें तो स्पोर प्रेजेंट रहेंगे, स्पोरिया ही आ रहा है, और टॉक्सोप्लाज्मिया में स्पोर नहीं बनते, और हैप्लोस्पोरिया में यस स्पोर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या नाम है, अंजलि देखें जरा, देखें आप
कुछ आ रहा है ना डमरू सा? अच्छा एक सेकेंड। अच्छा फर्स्ट ईयर आप लोग पहले रिज्वाइन करें प्लीज मैम।